में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, अल्फा कण और ड्यूट्रॉन, इनकी तरंग दैर्घ्य के संबंध सूत्र निकाले थे, ठीक है, और उन पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो हम आपको करवाएंगे। लेकिन इससे पहले एक टॉपिक आता है जिसको कहते हैं फोटोन की अवधारणा। अब फोटोन क्या होता है, फोटोन के बारे में कुछ जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसमें से कोई भी एक पॉइंट पूछ लेता है कि फोटोन के गुण लिखिए, ठीक है, या फिर फोटोन पर आधारित एक कोई भी न्यूमेरिकल्स पूछ लेता है, ठीक है, तो यहाँ से एक न्यूमेरिकल्स भी आ जाता है कभी कभी। और वैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण या ड्यूट्रॉन, इनकी जो तरंग दैर्घ्य हमने निकलवाई थी उन पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल एक नंबर का पूछ लेता है। तो इससे हम बात करते हैं यहाँ पर फोटोन की अवधारणा की, कि फोटोन होता क्या है और किस प्रकार ये चलता है। वैसे आपने केमिस्ट्री में भी 11th क्लास में आपने कुछ इसके बारे में पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम आपको क्लियर और करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं तो फोटोन की अवधारणा, ये टॉपिक डला हुआ है, तो इसके अनुसार हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके अनुसार विकिरण ऊर्जा। अब विकिरण ऊर्जा क्या होती है, जो रेडिएशन होता है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, उससे जो प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। तो रेडिएशन जो एनर्जी है, विकिरण ऊर्जा है, उसका जो उत्सर्जन या अवशोषण, मतलब कहने का यह है कि रेडिएशन जो एनर्जी है उसका उत्सर्जन या अवशोषण सतत या अविच्छिन्न न होकर, सतत मतलब कंटिन्यूअस, लगातार, सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस या अविच्छिन्न न होकर विविक्त ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में होता है। इन पैकेटों या बंडलों को फोटोन कहते हैं, ठीक है, फोटोन कहते हैं। तो यहां से हम दोबारा इसको रिपीट करते हैं कि फोटोन की अवधारणा, इसके अनुसार विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन, ये हमने लिखा है यहां से, विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन, जो विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित होती है अथवा किसी के द्वारा अवशोषित भी की जाती है, एब्जॉर्बेशन उसका भी होता है, एब्जॉर्ब की जाती है, सतत या अविच्छिन्न न होकर, सतत का मतलब है कंटिन्यूअस, लगातार, लगातार न होकर, विविक्त ऊर्जा, विविक्त ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों, बंडलों मतलब पैकेट, जो पैकेट होते हैं, पैकेट, बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में होता है। कहने का मतलब है कि फोटोन हमेशा एक फोटोन नहीं चलता, या एक फोटोन का अवशोषण नहीं होता, या उसका उत्सर्जन केवल एक फोटोन का उत्सर्जन नहीं होता कि एक फोटोन उत्सर्जित होगा या एक फोटोन अवशोषित होगा, ऐसा नहीं है। फोटोन का उत्सर्जन या अवशोषण वो सतत न होकर, कंटिन्यूअस न हो करके, वो ऊर्जा के, विविक्त ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों, बंडलों मतलब समूह के रूप में, बंडलों या समूह के रूप में वो क्या होता है, या पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होता है। इन पैकेटों, इन पैकेटों और को क्या कहते हैं, फोटोन या क्वांटा कहते हैं। दूसरा नाम यहां से लिखते हैं फोटोन और स्लैश करके यहां से क्वांटा, क्वांटा ये दूसरा नाम है यहां से, क्वांटा। तो दोबारा से इसको पढ़ते हैं हम एक बार कि फोटोन की अवधारणा, इसके अनुसार विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण सतत, सतत या अविच्छिन्न न होकर विविक्त ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में होता है। इन पैकेटों को फोटोन या क्वांटा कहते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको एक बार पहले भी एक्सप्लेन किया और दोबारा से भी मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो रेडिएशन एनर्जी है, विकिरण ऊर्जा है, वो जो कहीं से मिलती है, चाहे सूर्य से मिले या कहीं से भी मिले, जो रेडिएशन एनर्जी है उसका जो उत्सर्जन होगा या अवशोषण होगा, उत्सर्जन हो या अवशोषण हो, वो एक कंटिन्यूअस नहीं होता, या अविच्छिन्न न होकर, ठीक है, कंटिन्यूअस या अविच्छिन्न, ये वर्ड लिख दिया मैंने, न होकर विविक्त ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है। इन छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों को क्या कहते हैं, फोटोन कह सकते हैं या क्वांटा कहते हैं। क्वांटा भी इसका नाम है या फोटोन भी कह सकते हैं आप इसके, ठीक है। तो यहां तक ये बात हुई हमारी। अब हम आगे चलते हैं। फोटोन एक द्रव्य कण नहीं है, ये एक कंडीशन है इसकी, और एक इंपॉर्टेंट चीज भी है कि फोटोन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो कंपटीशन में पूछा है कई बार जो है, कि फोटोन एक द्रव्य कण नहीं है, ठीक है, द्रव्य कण नहीं है, लेकिन यह एक विकिरण ऊर्जा से संबद्ध कण होता है।
क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है ऊपर, विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन तो अवशोषण, तो किसके संबंध में आ रहा है? फोटोन के संबंध में आ रहा है। तो फोटोन एक द्रव्य कण नहीं है, लेकिन यह एक विकिरण ऊर्जा से संबद्ध कण होता है। किससे संबद्ध होता है? विकिरण ऊर्जा से, रेडिएशन एनर्जी से। इसे ऊर्जा का क्वांटम भी कहते हैं। ऊर्जा का क्या कहते हैं इसको? क्वांटम। क्वांटम या फोटोन कह सकते हैं। तो फोटोन क्या है? एक द्रव्य कण नहीं है, लेकिन यह विकिरण ऊर्जा से संबद्ध कण होता है। ये विकिरण ऊर्जा का इससे रिलेशन है, इसे ऊर्जा का क्वांटम भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फोटोन में उपस्थित ऊर्जा, ठीक है, फोटोन में उपस्थित ऊर्जा एनर्जी की मात्रा कैपिटल ई। ऊर्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोटोन में उपस्थित ऊर्जा या फोटोन की जो ऊर्जा है वो विकिरण आवृत्ति या प्रकाश एक्स किरणों, एक्स किरणें होती हैं। एक्स किरणें क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं एक्स किरणें। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगें 7 प्रकार की होती हैं, जो हम आपको चैप्टर नंबर 17 में पढ़ाएंगे। तो फोटोन में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा कैपिटल ई विकिरण की आवृत्ति या प्रकाश एक्स किरणों की आवृत्ति न्यू के समानुपाती होती है। ठीक है, तो यहां से थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूं। इरेज कर देते। तो फोटोन की अवधारणा इसके अनुसार विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण सतत अविच्छिन्न न होकर विविक्त ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में होता है। इन पैकेटों को फोटोन या क्वांटा कहते हैं। ठीक है, फोटोन एक द्रव्य कण नहीं है, लेकिन यह एक विकिरण ऊर्जा से संबद्ध कण होता है। इसे ऊर्जा का क्वांटम भी कहते हैं। इसे ऊर्जा का क्वांटम भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखें। फोटोन में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा कैपिटल ई, जो फोटोन की ऊर्जा होती है वो कैपिटल ई, उसकी विकिरण आवृत्ति की क्या होती है? समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां लिख दिया हमने, फोटोन में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा कैपिटल ई विकिरण या ब्रैकेट में लिखा है प्रकाश एक्स किरणों की आवृत्ति न्यू के समानुपाती होती है। तो न्यू के समानुपाती होती है। तो देखो यहां पर लिखा हमने, अर्थात ई समानुपाती न्यू। देखो ये लिखा है ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ठीक है, ई क्या है? विकिरण ऊर्जा है, और ये न्यू क्या है? उसकी आवृत्ति है। ये फोटोन की ऊर्जा है और ये उसकी आवृत्ति है। जब इसको हम खोलेंगे तो ई बराबर क्या आएगा? एच न्यू। हमेशा समानुपाती नियतांक आता है, और एच को क्या कहते हैं? प्लांक नियतांक कहते हैं। जो हमने ई समानुपाती न्यू यहाँ लिख रखा है, फिर हमने लिखा ई बराबर एच न्यू, एच। अब सी बराबर एक फॉर्मूला यहाँ लिखा है, देखो हमने सी बराबर न्यू लैम्डा, दोबारा से लिखते हैं सी बराबर न्यू लैम्डा। तो सी क्या है? प्रकाश की चाल है, और ये प्रकाश की जो चाल है इसकी जो वैल्यू होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। क्योंकि जो फोटोन की गति है वो हमेशा प्रकाश की चाल की गति के बराबर होती है। अर्थात जो फोटोन गति करता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से गति करता है। तो फोटोन की जो चाल है या फोटोन की जो स्पीड है वो किसके बराबर है? प्रकाश की चाल के बराबर है। और न्यू क्या है? यहाँ से आवृत्ति हो गई, न्यू यहाँ से आवृत्ति हो गई, और लैम्डा क्या हो गई? यहाँ से तरंग दैर्घ्य हो गई यहाँ से। ठीक है, लैम्डा हो गई तरंग दैर्घ्य, न्यू आवृत्ति हो गई, और सी प्रकाश की चाल हो गई। जो मैंने यहाँ लिखा है सी बराबर न्यू लैम्डा। अब मैं न्यू की वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ से, तो न्यू बराबर क्या हो गया? यहाँ से सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से न्यू बराबर क्या हो जाता है? सी अपॉन लैम्डा ही हो जाता है। वेयर एच प्लांक्स कांस्टेंट, वेयर एच क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक कहलाता है। इसकी वैल्यू हम पीछे भी आपको बता चुके हैं। तो इसकी वैल्यू यहाँ से देखें 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ये बेहद संयुग्मी राशियां कहलाती हैं, क्योंकि मैंने पीछे भी आपको बताया था कि जिन भौतिक राशियों के मात्रक जूल सेकंड होते हैं उन्हें बेहद संयुग्मी राशियां कहते हैं। तो h क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट, और h की वैल्यू 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकंड है। और लैम्डा क्या है? यहाँ पर तरंग दैर्घ्य कहलाती है। ठीक है, तो ये न्यू है, न्यू की वैल्यू क्या आ गई? सी अपॉन लैम्डा। तो इस न्यू को हटा करके हमने यहाँ पर लगा दिया। तो मैं दोबारा से यहाँ से देखिए कर देता हूँ ऊपर। तो ये था आपका ई समानुपाती क्या था? न्यू, और इसको खोला हमने तो क्या हो गया? ई बराबर एच न्यू। ठीक है, और न्यू बराबर क्या था? सी अपॉन लैम्डा। तो ई बराबर यहाँ से क्या हो गया? एच सी अपॉन लैम्डा।
ये ई बराबर एस सी अपॉन लैम्डा, जो हमने यहाँ पर लिखा ई बराबर एस सी अपॉन लैम्डा। सी प्रकाश की चाल, सी बराबर प्रकाश की चाल जिसकी वैल्यू 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। न्यू आवृत्ति हो गई और एच प्लांक नियतांक हो गया, इसका मान 6.62 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड हो गया, और लैम्डा तरंग दैर्घ्य हो गई। अब हम यहाँ से ग्राफ खींचना चाहते हैं कि ग्राफ किस किस में ग्राफ खींचना है। तो नंबर 1 हमने ग्राफ इसमें एक तो ई लिया, ई में ग्राफ लिया हमने, और दूसरा हमने आवृत्ति में लिया। इन दोनों में ग्राफ ले रहे हैं तो ई समानुपाती क्या है, न्यू है। यहाँ से ई समानुपाती न्यू, ऊर्जा और आवृत्ति के मध्य ग्राफ। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ऊर्जा और आवृत्ति एक दूसरे के कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। तो नोट नंबर 1, ऊर्जा कैपिटल ई तथा आवृत्ति न्यू के मध्य ग्राफ। तो ऊर्जा आवृत्ति ई और न्यू के मध्य ग्राफ। अब आप देखें ग्राफ, तो हमने देखिए ये तो हो गई एक्स अक्ष हो गई, और ऊपर हमने क्या लिया, वाई अक्ष ले ली। तो ग्राफ हमेशा दो अक्षों पर आते हैं, कितने पर आते हैं, दो अक्षों पर, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष तो आपकी ये हो गई और वाई अक्ष ये हो गई। एक्स अक्ष पर हमने क्या ले लिया, आवृत्ति ले ली, न्यू ले लिया हमने, और वाई अक्ष पर क्या ले लिया हमने, ऊर्जा ले ली। तो ऊर्जा और आवृत्ति के मध्य हम ग्राफ खींच रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ई समानुपाती न्यू है। जब कोई भी चीज समानुपाती होती है एक दूसरे के, तो वहां पर जो लाइनें प्राप्त होती है वो स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्योंकि आपने देखा होगा जब 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा तो बी समानुपाती आई था, ठीक है। तो विभव किसके समानुपाती, यहाँ पर धारा के समानुपाती है ओम के नियम से। तो वहां पर जो ग्राफ आया था वो कैसी लाइन आई थी, स्ट्रेट लाइन आई थी, ठीक है। तो इसी तरीके से जब ई समानुपाती न्यू है तो ऊर्जा तथा आवृत्ति के मध्य ग्राफ खींचा गया। तो आवृत्ति हमने ले ली एक्स अक्ष पर और ऊर्जा ले ली हमने वाई अक्ष पर, दोनों के बीच ग्राफ खींच दिया तो कैसी लाइन मिली, स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है। तो एक ग्राफ ऊर्जा और आवृत्ति के मध्य आ गया। अब हम दूसरे ग्राफ की बात करते हैं। इसी प्रकार देखिए, तो ये ग्राफ पूरा हुआ हमारा। अब जरा दूसरे ग्राफ की बात करें। अब हम ऊर्जा और तरंग दैर्घ्य के मध्य ग्राफ ले रहे हैं। तो ये ऊर्जा तो ये रही और तरंग दैर्घ्य ये रही, ऊर्जा और तरंग दैर्घ्य। तो ऊर्जा और तरंग दैर्घ्य के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो ई व्युत्क्रमानुपाती क्या हो गया, लैम्डा, ई व्युत्क्रमानुपाती लैम्डा। तो नंबर 2 यहां से देखें, ऊर्जा कैपिटल ई तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा के मध्य ग्राफ। तो ई व्युत्क्रमानुपाती क्या हो गया, लैम्डा। तो ई और लैम्डा के बीच ग्राफ हो गया, क्योंकि ई व्युत्क्रमानुपाती लैम्डा। तो यहां से इस तरीके से ग्राफ खींचे, व्युत्क्रमानुपाती आएगा तो हमेशा एक चीज बढ़ती है तो दूसरी घटती है। अगर तरंग दैर्घ्य की वैल्यू बढ़ रही है, लैम्डा की वैल्यू यदि बढ़ रही है तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। व्युत्क्रमानुपाती में ये होता है, समानुपाती में एक बढ़ने पर दूसरी बढ़ती है और एक घटने पर दूसरी भी घटती है। यहाँ देखें आवृत्ति किसके समानुपाती है, ऊर्जा के। जब आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा बढ़ेगी, आवृत्ति घटेगी तो ऊर्जा भी घटेगी। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि लैम्डा की वैल्यू यदि घटती है, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू घटती है तो ऊर्जा बढ़ जाएगी, अगर लैम्डा की वैल्यू बढ़ती है तो ऊर्जा घट जाएगी। तो यहाँ से ऊर्जा ई और तरंग दैर्घ्य लैम्डा के मध्य ग्राफ। तो ई व्युत्क्रमानुपाती लैम्डा, तो लैम्डा को हमने ले लिया किस पर, एक्स अक्ष पर ले लिया, और ऊर्जा को हमने किस पर ले लिया, वाई अक्ष पर ले लिया। तो अब देखें आप, ये जो लाइन जा रही है, हमने जो लाइन दिखाई है, हमने इधर चलेंगे तो क्या बढ़ेगी, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी, और ऊपर चलेंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी। तो जब तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है तो ऊर्जा देखिए यहाँ से घट रही है और तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है। तो इस तरीके का कर्व आएगा इसमें। तो यहाँ से ये दो ग्राफ पूरे हुए, ई और लैम्डा के मध्य ग्राफ, ई और लैम्डा में ग्राफ। अब हमने इसी ग्राफ को हम तरंग दैर्घ्य के मध्य और ऊर्जा के मध्य दूसरे ग्राफ के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो आपको देखना है। तो देखिए यहाँ से ई और 1/, लैम्डा ले लिया। पहले हमने क्या लिया था, ई और लैम्डा दोनों के मध्य ग्राफ लिया था। तो जब दोनों के मध्य ग्राफ लिया था तो लैम्डा हमने यहाँ लिया था और ई यहाँ लिया था। तो इस तरीके से ऐसे इसमें कर्व आया था। लेकिन यहाँ पर ई और 1/, लैम्डा के मध्य ग्राफ ले रहे हैं, ई और 1/, लैम्डा के मध्य ग्राफ ले रहे हैं। तो 1/, लैम्डा तो ये हो जाएगा, इस पर लेंगे, और ई ऊपर लेंगे। तो ये जो 1/, लैम्डा और ई ये हो गए, दोनों के बीच जब ग्राफ लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि 1/, लैम्डा और ई में ले रहे हैं। और हमने यहाँ पर क्या में लिया था, ई और लैम्डा में, तो कर्व आया था।
और यहाँ पर किस में लेना है, ई और 1/λ में। तो इस तरीके से यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। तो ये तीसरा ग्राफ आ गया। अब हम पॉइंट नंबर इसकी बात करते हैं कि मुख्य बिंदु इसके क्या क्या है, फोटोन के मुख्य बिंदु क्या क्या है। यहाँ तक तो हमने फोटोन के बारे में कुछ बात कर दी। अब फोटोन का जो मुख्य बिंदु वो ये होता है कि नंबर 1, फोटोन प्रकाश के वेग से गति करता है। ये अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको कहा था कि फोटोन की जो गति है वो हमेशा प्रकाश की गति के बराबर होती है। तो फोटोन प्रकाश के वेग से गति करता है, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से गति करता है। तो फोटोन की जो चाल है वो क्या है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि फोटोन प्रकाश के वेग से गति करता है। तो इस फोटोन की अवधारणा में हमने कुछ मुख्य बिंदु बताए थे। तो पहला बिंदु हमने ये बताया था कि फोटोन की जो गति है वो हमेशा प्रकाश की चाल की गति के बराबर होती है। हम जानते हैं कि जो प्रकाश की चाल है, ठीक है ना, वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो फोटोन जो गति करता है वो हमेशा प्रकाश की चाल अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से गति करता है। ये पहला पॉइंट था। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो दूसरे पॉइंट का यह है, देखिए कि फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा होती है, और कौन सी ऊर्जा होती है, विकिरण ऊर्जा होती है, क्वांटीकृत होती है। कैसी होती है, क्वांटीकृत, क्वांटाइजेशन होता है उसमें, ठीक है। और क्वांटाइजेशन के बारे में आपने रदरफोर्ड के मॉडल के पॉइंट नंबर 2 में केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, उसको हम आगे भी पढ़ा देंगे, ठीक है। तथा इसका स्वरूप नहीं बदलता। तो फोटोन की ऊर्जा कैसी होती है, क्वांटीकृत होती है, तथा इसका स्वरूप नहीं बदलता है। किसी सतह के द्वारा फोटोन का पूर्ण अवशोषण होता है। जिस किसी भी अगर सतह पर हम डालेंगे फोटोन को, ठीक है ना, अगर हम फोटोन को, जैसे हमने आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण बताया था, उसमें हमने धातु की सतह पर फोटोन को डाला था। तो फोटोन को डाला था तो उसकी धातु की सतह पर क्या उपस्थित थे, पीछे हम आपको ध्यान दिलवा रहे हैं कि जब हमने ये, जैसे ये सतह है पूरी, इसके ऊपर हमने क्या डाले थे, फोटोन डाले थे, और उस सतह पर क्या उपस्थित थे, न्यूट्रल पोजीशन में इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे। तो उन्होंने क्या किया कि पूरे जो फोटोन इस पर आपतित हुए थे इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, तो पूरे फोटोनों की जो एनर्जी को इलेक्ट्रॉनों ने क्या कर लिया था, अवशोषित कर लिया था। और अवशोषित करने के बाद और फोटोनों की जो ऊर्जा को लेकर इलेक्ट्रॉन उस सतह से बाहर निकल गए थे। तो क्या हुआ कि पूरी ऊर्जा का अवशोषण हुआ। तो फोटोन एक क्वांटीकृत होता है तथा इसका स्वरूप नहीं बदलता। किसी सतह के द्वारा फोटोन का पूर्ण अवशोषण होता है। तो इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया कि पूर्ण अवशोषण कर लिया, किसकी ऊर्जा का, फोटोनों की ऊर्जा का अवशोषण होता है, अर्थात फोटोन का विभाजन संभव नहीं है। हम कहें कि फोटोन आधा चलेगा, 1/2 होगा, या 3/4 होगा, या 1/4 होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी भी फोटोन का डिवाइडेशन नहीं हो सकता। फोटोन चलेगा, 1 फोटोन चलेगा, 2 फोटोन चलेंगे, 3 फोटोन चलेंगे, 4 चलेंगे, 5 चलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ना फोटोन आधा होगा, ना 3/4 होगा, ना 1/4 होगा, ना 1/4 होगा, ना 1.5 होगा, ना 2.5 होगा। तो फोटोन को हम डिवाइड नहीं कर सकते। फोटोन का विभाजन संभव नहीं है। फोटोन पूरे के पूरे गति करते हैं, और बिल्कुल वैसी संख्या में गति करते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से जितने भी फोटोन निकलेंगे वो एक पर्टिकुलर संख्या में हमेशा गति करेंगे और प्रकाश की चाल से गति करेंगे। तो यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट ये आ गया कि फोटोन की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है तथा इसका स्वरूप नहीं बदलता। किसी सतह के द्वारा फोटोन का पूर्ण अवशोषण होता है, अर्थात फोटोन ऊर्जा का विभाजन संभव नहीं है। तो फोटोन की जो ऊर्जा है उसको हम, फोटोन का विभाजन संभव नहीं है, फोटोन को बांटा नहीं जा सकता, ठीक है। अब हम पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 ये है कि फोटोन विद्युत उदासीन होते हैं। कहने का मतलब है फोटोन पर कोई भी आवेश नहीं होता, ये आवेश रहित कण है। जैसे आपने देखा अल्फा, बीटा और गामा, गामा बिल्कुल निकल जाते हैं बिल्कुल, और गामा का जो द्रव्यमान है या मास जो है वो क्या होता है, बिल्कुल नगण्य माना जाता है, और उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, और एक वेलोसिटी से सीधे निकल जाते हैं, जो आपको केमिस्ट्री में सर ने पढ़ा दिया होगा। तो फोटोन विद्युत उदासीन होते हैं तथा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित नहीं होते। जैसे कि हमने कहा कि अल्फा कण है, अल्फा, बीटा और गामा कण निकलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो कुछ अल्फा कण यूं चले जाते हैं, बीटा यूं चले जाते हैं, लेकिन गामा बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं, प्रकाश की चाल से निकलते हैं।
इसी तरीके से जो फोटोन होते हैं वो भी विद्युत उदासीन होते हैं, उन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो क्या होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं, जिसके कारण वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट आ गया कि फोटोन विद्युत उदासीन होते हैं तथा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित नहीं होते हैं। नंबर चौथे पॉइंट की बात करें, फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान शून्य होता है, रेस्ट मास इसका क्या होता है, शून्य होता है। इसके लिए हम एक यहाँ पर एक सूत्र लिखते हैं। तो सूत्र ये है, देखिए सूत्र ये है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध, तो E बराबर mc² होता है, लेकिन इसके अलावा एक सूत्र और होता है, m बराबर m नॉट अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। ठीक है, जहां पर हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि ब्राह्म द्रव्यमान इसका शून्य होता है। तो जहां पर m क्या है, m बराबर m नॉट, ये आपका ब्राह्म द्रव्यमान नीचे वाला, ये ब्राह्म द्रव्यमान, ठीक है। तो m नॉट क्या है, ब्राह्म द्रव्यमान, और ऊपर वाला है गतिज द्रव्यमान, गतिज द्रव्यमान ऊपर वाला है, और v फोटोनों का वेग है, फोटोन का वेग है, और c प्रकाश की चाल, c प्रकाश की चाल ये होती है। ठीक है, अब हम देखें, हमने पीछे कहा था आपसे कि फोटोन हमेशा प्रकाश की चाल से गति करते हैं, तो v बराबर क्या होता है, c, v बराबर किसके हो जाता है, c के। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए आप। तो हमें m नॉट की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पर m नॉट क्या है, ब्राह्म द्रव्यमान, रेस्ट मास है, तो यहाँ पर हमें m नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये सूत्र है हमारा, m बराबर m नॉट अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। तो इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो देखिए m नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से m नॉट बराबर m इंटू, तो यहाँ से m नॉट इक्वल टू m क्रॉस ये हो जाएगा, तो m नॉट इक्वल टू m तो यहाँ हो गया, और यहाँ पर 1 माइनस b की जगह पर क्या लगा दें, c लगा दें, तो यहाँ से क्या हो गया, c² अपॉन c², c² से c² कितने बार कट गया, एक बार कट गया। तो यहाँ से अब ऊपर मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इसको, इरेज करने पर ये वैल्यू क्या आएगी, देखिए m नॉट इक्वल टू m इंटू √1 माइनस 1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1, m नॉट इक्वल टू हो गया m इंटू, इसमें से घट गया तो क्या रह गया, 0 रह गया, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो m नॉट इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, m नॉट इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, अतः फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान हमेशा शून्य होता है। ठीक है, देख लिए, ये सिद्ध हो गया। एक बार रिपीट कर देते हैं। हमने यहाँ पर लिखा था फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान शून्य होता है, सूत्र हमने लिखा m बराबर m नॉट अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c², जहाँ m गतिज द्रव्यमान कहलाता है, m नॉट ब्राह्म द्रव्यमान कहलाता है, v फोटोन का वेग कहलाता है, c प्रकाश की चाल कहलाती है, जो आप जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये होती है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि फोटोन, सबसे पहले मैंने कहा था कि फोटोन हमेशा प्रकाश की चाल से गति करता है, तो चूंकि v बराबर क्या हो गया, c, तो m नॉट यहाँ पर हमें फाइंड करना है, तो m नॉट को निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो m नॉट बराबर इसका इससे गुणा हो जाएगा, तो m इंटू √1 माइनस v² अपॉन c², m नॉट ये हो गया, और m ये इंटू ये हो जाएगा, b की जगह पर c लगा दीजिए, √1 माइनस c² अपॉन c², c² से c² काट दीजिए, तो कितने बार कट जाएगा, एक बार, तो ऊपर यहाँ हो जाएगा m नॉट बराबर m इंटू √1 माइनस 1, 1 में से 1 चला गया तो क्या रह गया, यहाँ पर 0 रह गया, तो m नॉट इक्वल टू m इंटू 0, और 0 का किसी संख्या से गुणा करते तो क्या होता है, 0 होता है, तो m नॉट बराबर क्या हो गया, 0। तो अतः फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान हम कह सकते हैं, अतः फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान हमेशा शून्य होता है।